हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति कॉमर्स क्लासेस। बेटे आज एक अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जर्नल एंट्रीज आ जाती है, काफ़ी बार इससे पूछा भी गया है, तो आपको बड़े ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको करना है और ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी और सिंपल चैप्टर है। और इसमें एक छोटा सा चेंज भी आया है, वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको एक एंट्रीज और रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कराएंगे हम। देखिए डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना एक जरूरी है। डिसोल्यूशन का मतलब है कि फर्म को क्लोज करना या वाउंड अप करना। सही है भाई, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यू बेसिस पे फर्म में लॉसेज हो रहे हैं, या फिर फर्म का 10 ईयर कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए 20 ईयर के लिए थी हमारी फर्म और 20 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, या गवर्नमेंट ने आपकी फर्म को बंद करा दिया है ड्यू टू सम रीजंस, या फिर आप इलीगल वर्क कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। सही, या फिर कोई अदर रीज़न भी हो सकते हैं। सही, तो ये हमारे रीजंस होते हैं फर्म को क्लोज करने के। लेकिन जब हम फर्म को क्लोज करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी, फर्म में काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ होंगी, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो हमें पे करनी होंगी। अब उनको पे कैसे करें? अब उनको पे करने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा रास्ता होता है कि जो हमारी फर्म की असेट्स होती हैं उनको हम क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे। सोल्ड आउट करके हमारे पास जो अमाउंट आएगा, जो मनी आएगी, उससे हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइबिलिटीज है उनकी पेमेंट करा देंगे इजी वे में। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री के थ्रू समझना होगा और अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो आइए स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज को समझते हैं और ध्यान से समझना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना होगा, आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी फर्म की, तो उसमें असेट और लायबिलिटीज होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, असेट को ट्रांसफर करेंगे। असेट को ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी बेटे, हम सिर्फ उसी को ट्रांसफर, उस असेट्स को ही ट्रांसफर कर सकते हैं जिनको हम रियलाइज करा सके, मतलब जिनको हम सोल्ड आउट करा सकें। कैश को सोल्ड आउट नहीं करा सकते, क्लियर, कैश को नहीं करा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लॉस है, उसको नहीं ट्रांसफर करेंगे। किसी भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट शो हुआ है, उसको भी नहीं आपने क्या करना है, ट्रांसफर नहीं करना होगा। तो आइए आपने करना क्या है, पहले हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। व्हेन ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, किसको छोड़ के बचे, कैश इन हैंड और बैलेंस, बैंक बैलेंस को छोड़ के सबको ट्रांसफर कर देना। आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। याद रखें बुक वैल्यू पे आपने ट्रांसफर करना होगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक बैलेंस शीट है, फर्म की बैलेंस शीट है, ये असेट दी होंगी, ठीक है, और ये लायबिलिटीज दी हुई है। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये जो असेट है ना, इसको आपने क्या करना है, इस साइड में आपने ट्रांसफर करना होगा, डेबिट साइड में। क्लियर, तो कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन को आपने डेबिट करा देना होगा। क्लियर, तो एंट्री क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट इंडिविजुअली। जैसे कि मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो उस तरह से आपने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और उसका अमाउंट उसके सामने लिखते जाइएगा क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे, डेबिट करा देंगे। इसके बाद आपने देखा होगा प्रोविजंस गिवन होते हैं, तो प्रोविजंस को भी आपने क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। तो प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, व्हेन प्रोविजन ट्रांसफर, टीएफ का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसमें रियलाइजेशन को क्रेडिट करा देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर दिया हुआ है तो उसको भी आपने शो करना है और रियलाइजेशन को क्रेडिट करा देना होगा। ओके, वैसे देखा जाए तो सिर्फ बैड डेप्ट की ही चर्चा ज़्यादा होगी इस चैप्टर में, आप सही ज़्यादा ये नहीं दिया होता है, पर फिर भी मैंने लिख दिया है कि अगर मान लीजिए आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज ना हो इस चीज़ से। इसके बाद व्हेन ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी लायबिलिटीज होंगी, आउटसाइड लायबिलिटीज, उनको हमने ट्रांसफर करना होगा इस साइड, क्रेडिट साइड करा देना होगा ट्रांसफर। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल है, तो उनको आपने ट्रांसफर नहीं करना है, सिर्फ वो लायबिलिटीज आपने पे करनी होंगी, वो ट्रांसफर करनी होंगी जिनको आपने पे करना है।
ओके, आउटसाइड लायबिलिटी की बात कर रहा है वो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आउटसाइड लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें आप रियलाइजेशन को क्रेडिट करा देंगे। बात समझ में आती होगी। और याद रखें, जब आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाती है तो आपने नरेशन जरूर शो करनी है। क्लियर। इसके बाद 4 पॉइंट, इसके बाद हमने क्या करना है, असेट को सोल्ड आउट करा देना है फॉर रियलाइजेशन ऑफ द असेट। जब असेट को सोल्ड करेंगे तब क्या एंट्री होगी। देखिए, जब असेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, मनी आ रही है, कैश आ रहा है। जब कैश आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, आप डेबिट करा देंगे। तो जब डेबिट कराएंगे तो एंट्री क्या, कैश अकाउंट या चेक में है तो बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग असेट सोल्ड फॉर कैश, कैश में या चेक से जैसे भी होगा वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। बेटा किस वैल्यू पे, सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस आपने शो करना होगा। यहाँ पे जितने की भी असेट आपने सोल्ड आउट की है वो आप दिखाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए आपकी असेट अनरिकॉर्डेड है, जैसे कि टाइपराइटर है, वो आपकी बैलेंस शीट में शो नहीं था, लेकिन इंफॉर्मेशन में ये बताया गया है कि आपका जो टाइपराइटर है उसको सोल्ड आउट करा दिया हमने। कितने में, कितने में भी हो सकता है, 10,000 में मान लीजिए, बट वो आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, भाई कैश तो आया ना आपके पास, असेट तो गए ना, तो आपने क्या करना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। तो आपने एंट्री जरूर पास करनी होगी। अब इसमें एक और केस आया, अब तक नहीं था लेकिन अभी रिसेंटली कुछ 1-2 महीने में चेंजेस आए हैं। अगर मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, काफ़ी सारी एसेट हैं और आपने ट्रांसफ़र की रियलाइजेशन अकाउंट में, बट मान लीजिए कि फर्नीचर के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको नहीं बताया गया है कि उसको सोल्ड आउट किया है या नहीं किया है। किया होगा तो आप दिखा देंगे, नहीं किया है मतलब सोल्ड आउट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे बेटे, उसकी पेमेंट मतलब उसको सोल्ड आउट करा देंगे। जैसे हम लायबिलिटी को दिखाते हैं कि भाई अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ऐसा ही अब असेट के साथ है। अगर मान लीजिए फर्नीचर की वैल्यू नहीं है और अब फर्नीचर आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर रखा है, तो आपने यहाँ पे उसको शो करना होगा कि फर्नीचर आपने बेच दिया। मान लीजिए 1,000 रुपये का फर्नीचर है तो 1000 आपने शो करना होगा कि आपने 1000 का सोल्ड कर दिया होगा। ये सिर्फ टेंजिबल एसेट के लिए है, इंटेंजिबल एसेट के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए लैंड बिल्डिंग फर्नीचर है तो उसको तो आप शो कर सकते हैं अगर उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, बैलेंस शीट में थी, आपने ट्रांसफर की, बट उसकी वैल्यू इंफॉर्मेशन में नहीं है कि उसको कितने में हमने सोल्ड आउट किया। अगर मान लीजिए गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट की मैं बात कर रहा हूं, अगर इंटेंजिबल एसेट आपको गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट या सॉफ्टवेयर बैलेंस शीट में तो था, बट उसको सोल्ड आउट करने का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसको सोल्ड आउट कराएंगे या नहीं कराएंगे, दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे एंट्रीज में, बेटे नहीं दिखाएंगे। ये जो प्रोविजन था ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया था, सिर्फ टेंजिबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, अगर इनकी वैल्यू आपको नहीं दी गई है, बैलेंस शीट में तो है बट अदर इन्फॉर्मेशन में कि हमने कितने में इनको सोल्ड आउट किया, आपने ट्रांसफर तो कर दिया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, बट इनको ये नहीं बताया गया कि कितने में सोल्ड आउट किया है, तो आप क्या करेंगे, जो उसकी बुक वैल्यू है जो बैलेंस शीट में दी हुई थी उतने का आपने सोल्ड आउट करा देना होगा। लेकिन इंटेंजिबल एसेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप उसकी पेमेंट नहीं कराएंगे, मतलब उसको सोल्ड आउट नहीं कराएंगे। ओके, उसको आपने रियलाइजेशन में पेमेंट मतलब बैंक अकाउंट में नहीं शो करना होगा। ये बात समझ में आती है आपको? वेरी गुड। इसके बाद ये पॉइंट हो जाता है, इसका मैं नोट में लिखूंगा लास्ट में, जब एंट्री फिनिश होंगी तो उसके बाद इन दोनों का मैं नोट लिख दूंगा, सही, आपको क्लियर हो जाएगा। बी पॉइंट, व्हेन असेट्स इज टेकन बाय द पार्टनर्स, अगर मान लीजिए कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए जो भी पर्टिकुलर पार्टनर टेक ओवर करेगा, मान लीजिए ए ने कर लिया, तो क्या करेंगे, एज पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ए का नाम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ए ने किया है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिस भी पार्टनर ने टेक ओवर किया उसका लिख देंगे बीइंग असेट टेक ओवर बाय द पार्टनर, ए ने किया तो बाय ए। अब नेक्स्ट है व्हेन एन एसेट इज गिवन टू द क्रेडिटर टुवर्ड द पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। चलिए अब इस बात को समझते हैं। आपकी बैलेंस शीट में मान लीजिए 10,000 के क्रेडिटर शो हो रखे थे और हमारे पास
12,000 का फर्नीचर था। अब क्या हुआ, क्रेडिटर ने ये कहा कि देखिए आपका जो फर्नीचर मुझे पसंद आ रहा है, मैं फर्नीचर टेक ओवर कर ले, मतलब मैं फर्नीचर ले लेता हूं आपका। आप एग्री हैं? पार्टनर से पूछा तो पार्टनर ने कहा ले लो, हमें वैसे भी आपको पेमेंट करानी ही करानी है। तो क्रेडिटर ने कहा कितने का दोगे भाई? क्रेडिटर ने कहा ऐसा है कि भाई हमें तो आपको 10,000 तो पेमेंट करनी है। पार्टनर ने क्रेडिटर से कहा भाई 10,000 तो हमें पेमेंट करनी है। तो पार्टनर ने कहा कि बताइए आप कितना दोगे। तो पार्टनर ने और उनके बीच में ये बात हुई कि भाई ऐसा है कि 10,000 तो मुझे लेने हैं आपसे और 12,000 का ये है, इसकी बुक वैल्यू, तो 12,000 में तो मैं लूंगा नहीं। तो आप ऐसा कीजिए कि जितनी मेरी आप पेमेंट करने वाले हैं उतने का ही मुझे दे दीजिए। तो उधर से वो असेट चली गई, इधर से उसकी लायबिलिटी खत्म फर्म की। तो आप क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में नो एंट्री। जब आप किसी भी लायबिलिटी का असेट से सेट ऑफ कर रहे हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर? अगर मान लीजिए 10,000 था, 5,000 का आपका फर्नीचर रहा होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसकी एंट्री आपने कर देनी होगी। ठीक है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, एंट्रीज ऑफ द पेमेंट ऑफ द आउटसाइड लायबिलिटीज। जब आप आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, वेदर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड हो या ना हो डजंट मैटर। अब जैसे कि बिल्स पेबल ले लीजिए। अब आउटसाइड लायबिलिटी की अगर बात करें, कौन कौन सी आउटसाइड लायबिलिटी हो सकती है? क्रेडिटर हुआ, बिल्स पेबल हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और आपके अदर इसके अलावा भी हो सकते हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं। तो अगर आप उनकी पेमेंट करा रहे हैं, व्हेन लायबिलिटी आर पेड इन द कैश, आपके हाथ से कैश जा रहा है, आप पेमेंट कर रहे हैं, और रिसीवर कौन? तो यहां पे एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन को डेबिट करा देंगे और आपके हाथ से कैश गया, पेमेंट गया, तो आप क्रेडिट कराएंगे आप। इसके बाद व्हेन एनी पार्टनर एग्री टू टेक ओवर द सम लायबिलिटीज। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर ये कहता है कि भाई ये जो लायबिलिटी है, पार्टिकुलर लायबिलिटी मैं पे करूंगा, और में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि कोई बात नहीं आप पे कर देना। तो उस सिचुएशन में जो पार्टनर एग्री हुआ है लायबिलिटी को टेक ओवर करने का, तो उसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग पार्टनर्स एग्री टू पे इन लायबिलिटी। उसका लिख देंगे जो भी उसका नाम होगा। जैसे कि मान लीजिए ए एग्री हो जाता है कि मैं लायबिलिटी को टेक ओवर करूंगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कुछ एंट्री है। आइए और एंट्रीज करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 6 में। तो आप देखिए, जब एक्सपेंसेस पेड कौन कर रहे हैं बच्चे? पेड फर्म करेगी। उस सिचुएशन में क्या होगी? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर नॉर्मल कैश में हो रहा है तो ठीक है, अगर बैंक से या चेक से है तो आप वो लिखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन जरूर लिखें बच्चे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। बी व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ये बेटे शॉर्ट में लिखा है, रियलाइजेशन आर पेड बाय द पार्टनर। जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को फर्म पे ना करके कौन कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर उन खर्चों को पे कर रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे आप। क्लियर? तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को, जो पार्टनर पे कर रहा है, मान लीजिए ए पे कर रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा वहां पे। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, उस पर्टिकुलर पार्टनर का नेम लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद सी पॉइंट कहता है when realization expenses borne by firm। बेटे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उठाए किसने? फर्म ने उठाए, लेकिन पेड बाय पार्टनर। अल्टीमेटली पेड कौन कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। तो जब पार्टनर पे कर रहा है तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? पार्टनर को ही करेंगे, क्योंकि उठाए तो फर्म ने है, लेकिन पेड कौन कर रहा है? यहां पे पेड बाय When realization expenses borne by the firm but paid by the partner। उठाए किसने है? फर्म ने उठाए खर्चे, लेकिन पेड अल्टीमेटली पार्टनर कर रहा है। सही, पार्टनर कर रहा है तो सिचुएशन में क्या होगा? पार्टनर को क्रेडिट कराएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को क्रेडिट कराएंगे क्योंकि अल्टीमेटली पेड कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। उठाए तो थे फर्म ने, लेकिन पेड पार्टनर कर रहा है। नेक्स्ट डी, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न। इस सिचुएशन में कौन कर रहा है? पार्टनर तो बोन कर रहा है, लेकिन पेड कौन कर रहा है? पेड अल्टीमेटली फर्म कर रही है। भाई खर्चे किसने उठाए?
खर्चे उठाए थे पार्टनर ने, लेकिन पार्टनर को किसने पेड कर दिए होंगे, फर्म ने पे कर दिए। तो अल्टीमेटली फर्म के हाथ से तो कैश चला गया, लेकिन किसको गया, पार्टनर को। तो एंट्री क्या, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, पार्टनर ने खर्चे उठाए थे लेकिन बाद में फर्म ने पेड कर दिए होंगे। जब फर्म ने पेड कर दिए तो पार्टनर्स को डेबिट कराएंगे क्योंकि फर्म ने पार्टनर्स को पे कर दिए होंगे। तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए एक टाइम पे पार्टनर ने तो पे कर दिया और उसके बाद फर्म का जो अमाउंट है, फर्म में जो अमाउंट है उसमें से कुछ एक्सपेंसेस का जो अमाउंट जो पार्टनर ने पे किया है फर्म पे कर देगी, सिंपल। तो अल्टीमेटली किसको मिला, पार्टनर को मिला। तो पार्टनर को डेबिट और फर्म की तरफ से कैश चला जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। एफ, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म, कौन उठा रहा है बेटा, फर्म उठा रही है। पार्टली कितना, हाफ, मतलब पार्टली फर्म पे कर रही है और पार्टली पार्टनर पे कर रहा है। तो ये तो आसान है भाई, जितना फर्म पे कर रही है उसको क्रेडिट करा देंगे कैश या बैंक से, और जितना पार्टनर कर रहा है उसको उतने से पार्टनर को क्रेडिट करा देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट शो कर देंगे डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आती है। अगर पार्टनर 50% पार्टनर और 50% फर्म एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जितना फर्म ने किया वो कैश में और जितना पार्टनर पे करेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर पे कर रहा है। सही है। तो ये आ जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद फर्म बेटे रेमुनरेशन भी पे करेगी, किसको, पार्टनर्स को। सही है। अगर मान लीजिए फर्म पे कर रही है रेमुनरेशन या सैलरी टू द पार्टनर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस भी पार्टनर को पे कर रही है। कमीशन भी हो सकता है, अगर मान लीजिए कमीशन है तो उस सिचुएशन में कमीशन आ जाएगा। सही है। तो एंट्री क्या हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डायरेक्शन लिखेंगे बीइंग रेमुनरेशन सैलरी क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अगर मान लीजिए फर्म को गेन हो रहा है, तो जब गेन होगा तो क्या होगा, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे बेटे, पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाएगा जो भी हमारा रियलाइजेशन से आया होगा। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लीजिए 9,000 का गेन आता है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 3,000 उनके अकाउंट को क्रेडिट करा देंगे हम। सही है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगी गेन के केस में। अगर मान लीजिए लॉस आता है तो ठीक है, रियलाइजेशन से हमें लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स को डेबिट कराएंगे, लॉस है तो अल्टीमेटली डेबिट कराएंगे पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन को क्रेडिट करा देंगे उस सिचुएशन में। क्लियर। अब इसमें कुछ ना छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। और हाँ एक बात और, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर पर्सनली एक्सपेंस कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कोई पार्टनर पर्सनली एक्सपेंस पेड करता है फर्म के तो उसको हम नहीं शो करेंगे। पर्सनली की बात कर रहा हूँ, अपने आउट ऑफ पॉकेट, मतलब अपने पॉकेट से पर्सनली पे कर रहा है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। याद रहेगा, लिख लेना बेशक इसको। सही। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं लिखूंगा, नोट उनको आप जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके बाद मैं इसको अकाउंट्स भी आपको प्रिपेयर साथ के साथ करना बता दूंगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। यस बेटे, देखिए इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप बड़े ध्यान से समझना है और इनको राइट डाउन भी कर लेना अपनी नोटबुक में। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं हुआ है, इसमें कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, उनको बड़े ध्यान से समझना है आपने। पहले क्या होता था कि भाई असेट की वैल्यू नहीं दी जाती है। भाई अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में आपकी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब दिया है, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा, डेबिट कर दिया, बट इसमें किसी भी असेट की वैल्यू नहीं दी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मान लीजिए आपके फर्नीचर की वैल्यू नहीं दी, फर्नीचर की वैल्यू गिवन नहीं है उसमें, तो उस सिचुएशन में क्या करते थे पहले कि हम कुछ शो नहीं करते थे, भाई नहीं दिए तो नहीं दिए। अब क्या करेंगे, अब बेटा पेमेंट करानी होगी आपको, उस फर्नीचर की वैल्यू रियलाइज्ड करानी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि हम एज्यूम करेंगे कि उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है, मतलब हमने वो सोल्ड आउट कर दी। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है आपसे, इफ
रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट आपको पता है, जैसे कि लैंड हुआ, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, सही। इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, इट इज रियलाइज्ड एट ए बुक वैल्यू। मतलब देखिए, जैसे कि ये बैलेंस शीट है आपकी, ये बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में ये असेट साइड है, ये लायबिलिटी, ये आपके फर्म में गिवन है ये बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ये लैंड दिया हुआ है। अब ये लैंड दिया हुआ है तो आपने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, आपने फर्म क्लोज हो रहा है तो ये लैंड आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। जब आपने ये लैंड ट्रांसफर की, यहाँ पे असेट्स ट्रांसफर, ये लैंड आपने ट्रांसफर की, बट इसकी कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल में नहीं दिया हुआ है आपको, जैसे कि एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, आपको क्या करना होगा बेटा, ये रियलाइज्ड करानी पड़ेगी। बाय बैंक के नाम से आप दिखाएंगे कि भाई हमने जो लैंड है ना, जैसे कि मान लीजिए ये 40,000 किया, आपने 40,000 यहाँ पे दिखा दिया। अब ये 40,000 आपने पेमेंट में भी दिखाना, मतलब रिसीव में भी दिखाना होगा कि हमने इसको सोल्ड आउट कर दिया। 40,000 में हमने इस लैंड को सोल्ड आउट कर दिया, मानना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो बात को? अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपने ट्रांसफर किया और उसकी क्या करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि हमने इसको सोल्ड आउट कर दिया 40,000 में, इसकी वैल्यू रियलाइज हो गई 40,000। बात समझ में आती है? यस। तो पहला ये एक इंपॉर्टेंट था, ये आपका चेंज है, अमेंडमेंट्स आई है इसमें, ये बदलाव आए हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट नंबर सेकंड, ये आपको आता है, अगर मान लीजिए लायबिलिटी सेटल नहीं हुई है या उसकी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम पेमेंट कराएंगे। भाई हमने हमारे फर्म के पास लायबिलिटीज़ हैं, हमारे पास कर्जे हैं, फर्म के पास ऊपर कर्जे हैं, तो उनकी पेमेंट तो करानी पड़ेगी अगर हम फर्म को क्लोज करा रहे हैं। जब क्लोज कराएंगे तो उस सिचुएशन में क्या है बताया गया, इफ़ द क्वेश्चन इज अ साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट सेटलमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है लायबिलिटी के रिगार्डिंग, देन इट इज एज्यूम्ड, आप क्या मानेंगे, दैट बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी इज पेड। जितने की बुक वैल्यू है, जैसे कि क्रेडिटर आपके 10,000 के हैं और बैलेंस शीट में गिवन है लेकिन उनकी रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, पेमेंट दिखा देंगे कि भाई उसकी पेमेंट हो चुकी है। बात समझ में आती है? ओके। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड कहता है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल असेट, सॉरी इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट में क्या आता है, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, दैट इज इंटेंजिबल असेट। इट एज्यूम दैट द टेंजिबल असेट हैज नॉट रियलाइज एनी अमाउंट। समझिए इस बात को। मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में, लिख के समझते हैं, आपकी ये बैलेंस शीट है, फर्म की बैलेंस शीट गिवन है, असेट साइड में गुडविल मेंशन है, गुडविल मान लीजिए 40,000 की गिवन है। अब आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, फर्म ने कहा कि असेट को रियलाइज कराइए, आपने असेट तो ट्रांसफर करनी होती है, आपने ट्रांसफर करा दिया गुडविल, गुडविल आपने ट्रांसफर करा दी, कितने की, 40,000 की, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में इस गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन गिवन है ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, क्या इसकी तरह पेमेंट करा देंगे? नो। यहां पे सिर्फ टेंजिबल असेट के बारे में बात की गई थी कि अगर टेंजिबल असेट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसकी जितनी बुक वैल्यू है उसकी क्या करेंगे, उसे सोल्ड आउट करा देंगे। बात समझ में आती? लेकिन इंटेंजिबल असेट के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इंटेंजिबल असेट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है तो आप उसको सोल्ड आउट नहीं दिखाइए, बस आप ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर तो करनी पड़ेगी, है ना, इंटेंजिबल असेट को ट्रांसफर कर देंगे लेकिन उसको सोल्ड आउट नहीं दिखाएंगे यहाँ पे कि उसकी वैल्यू हमें रियलाइज हुई है या नहीं हुई है। अगर इन्फॉर्मेशन है कि मान लीजिए 40,000 का था और जो भी इसकी वैल्यू आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगी तब आप दिखा सकते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो नहीं शो करेंगे। क्लियर पॉइंट? यस। इसके बाद 4 पॉइंट, अगर आप अकाउंट क्लोज करते हैं
क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, रिस्पेक्टिवली पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशो में करेंगे, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, एज ए रियलाइजेशन। तो आपने क्या करना है कि मान लीजिए इसमें जो भी लॉस या प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा देना है पार्टनर्स में और उसे ट्रांसफर कर देंगे उनके रिस्पेक्टिवली अकाउंट्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए बेटे इसमें 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इवन 4। इसमें कौन कौन से अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होंगे, अकाउंट प्रिपेयर, पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड होगा बैंक अकाउंट, ये ऑटोमेटिक मैच होगा इसमें, बैंक या कैश अकाउंट, एंड 4 पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा होगा फर्म को तो ये 4 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर 4 अकाउंट्स, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, पार्टनर्स। बट इसमें सिर्फ मेन अभी ये है, कैपिटल अकाउंट आपने जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसमें आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है। इसके बाद बैंक अकाउंट, वो भी आपको आता ही है भाई, जो भी हम सोल्ड आउट करेंगे या पेड आउट होगा या फिर आपके जो भी बैलेंसेस आएंगे कैपिटल अकाउंट में तो वो आपने ट्रांसफर कर देने होंगे बैंक अकाउंट में। जितनी भी कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री है वो इसमें आ जाएंगी। क्लियर, ये ऑटोमेटिक मैच होगा। अगर मैच नहीं है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से गड़बड़ है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में पार्टनर का स्पेसिफिकली लोन दिया हुआ है तो लोन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी असेट और लायबिलिटीज हैं उनको ट्रांसफर करेंगे। असेट में कैश और बैंक को नहीं करेंगे, अगर कैपिटल अकाउंट है उसको भी नहीं करेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस है उसको भी नहीं करेंगे। तो जितनी भी बाकी जो असेट बचेंगे उनको हम ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, इन सबको हमने क्या करना है, जैसे कि बैलेंस शीट गिवन होगी, आपकी बैलेंस शीट गिवन होगी तो असेट साइड ये होती है बेटे, असेट साइड को ट्रांसफर कर देना है आपने डेबिट साइड में। क्लियर, जितनी कैश एंड बैंक को छोड़ के। इसके बाद आपने करना क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जितना दिया होगा उसको शो करा देंगे। यहाँ पे ये भी ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये डेटर में से माइनस हो रखा होता है। तो जितना डेटर आपका फुल वैल्यू होगा विदाउट डिडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब आपने करना क्या है, प्रोविजन को डिडक्ट किए बिना आपने क्या करना है, जितना फुल अमाउंट होगा उसको डेटर को यहाँ पे शो कर देंगे और प्रोविजन क्रेडिट साइड में आएगा। लायबिलिटी नहीं होती है, ये मैंने इसके लिए नोट भी लिखा है अलग से एक सेपरेट, सही है, ये फर्स्ट नोट इसी के रिगार्डिंग है। इसके बाद जो भी आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है उसे भी ट्रांसफर करेंगे लेकिन इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। बात समझ में आती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सिर्फ ट्रांसफर करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे। क्रेडिटर को ट्रांसफर करेंगे, बिल्स, पेबल्स, और अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है तो उसको भी पेमेंट करानी होगी हमें, उसे भी ट्रांसफर करेंगे। बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा ये भी हम ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद अगर आपकी लायबिलिटी है उसकी पेमेंट भी तो करानी होगी हमें, तो उसकी पेमेंट करा देंगे। जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी कि भाई क्रेडिटर की इतनी पेमेंट थी, उतना हमने उसको पेमेंट करा दिया, सेटल करा दिया, जैसा भी होगा वो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। तो क्रेडिटर हैं, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, ये सब इनका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी। जितनी भी वैल्यू इनकी गिवन होगी उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर। इसके बाद अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट कर दी गई है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो उसको भी अपने शो करा देना होगा बैंक या कैश अकाउंट। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर पर्टिकुलर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कर रहा है कि भाई कहता है कि इसकी पेमेंट मैं कराऊंगा, तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा पार्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अकाउंट में दिखा देंगे। अगर मान लीजिए कोई लायबिलिटी है पर्सनली पे कर, मतलब कोई भी लायबिलिटी है हमारी फर्म की, उसको पार्टनर पे कर रहा है, भाई पार्टनर कहता है मैं अपनी वाइफ का लोन में पे कर दूंगा,
तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एनी लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। अगर कोई भी लायबिलिटी पेड कर रहा है पार्टनर तो उसका नाम आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यस। इसके बाद असेट की बात आती है। असेट में देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा कि लैंड एंड बिल्डिंग आपने कितने का सोल्ड किया, प्लांट कितने का किया, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और बैड डेप्ट थे आपके, उनको रिकवर हुआ है या नहीं हुआ। मतलब अगर बैड डेप्ट रिकवर हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे शो कराएंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं कराएंगे, अगर दिया हुआ है कि बैड डेप्ट रिकवर हो गए तो उसको दिखा देंगे हम। इन्वेस्टमेंट है ये सब। अगर मान लीजिए आपका इंटेंजिबल एसेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ है बट यहाँ पे उसका पेमेंट नहीं दिखाया गया है, हम ये मान के चलते हैं उसकी वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम उसको शो नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर कोई भी यहाँ पे टेंजिबल एसेट होगी उसको शो करेंगे यहाँ पे। क्लियर, बात समझ में आती है। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है किसी भी एसेट को तो उस पार्टनर का नेम आ जाएगा कि फर्नीचर टेक ओवर कर लिया सपोज दैट ए ने, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, नीचे लिख देंगे फर्नीचर टेक ओवर बाय ए या फिर फर्नीचर टेक ओवर। अगर मान लीजिए आपका डेबिट साइड एक्सिस है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका क्रेडिट कम है तो आपको लॉस होगा बेटे, जो भी डिफरेंस आएगा लॉस होगा, उस लॉस को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा देना है। अगर क्रेडिट साइड एक्सिस है और डेबिट आपका कम है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपका गेन होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हमेशा बेनिफिट वाली साइड होती है। उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उस गेन को, और उनके रिस्पेक्टिवली अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये 5 मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, इनको समझ लेते हैं। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नॉट पेड, सेड इट इज नॉट योर लायबिलिटी। ठीक है, इट इज नॉट ए लायबिलिटी। बेटे ये जो है हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को पेमेंट नहीं कराएंगे, जैसे हम लायबिलिटी की पेमेंट करा रहे हैं, क्योंकि लायबिलिटी थोड़ी ना है हमारा। भाई हमने तो क्या लिया है कि ये माना है कि ये हमारे जो प्रोविजन है इतना है कि ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे डेटर्स के लिए ही तो प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं कि ये अमाउंट हमें शायद ना मिल पाए। बात समझ में आती है ना। तो ये लायबिलिटी थोड़ी ना है हमारी, हमने तो एक प्रोविजन क्रिएट कर रखा है कि शायद इतना अमाउंट हमें फ्यूचर में ना मिल पाए, डेटर ना पे कर पाए। ओके, तो ये समझ लीजिएगा ध्यान से कि इसकी पेमेंट कराने मत लग जाना कि भाई हमने ये ट्रांसफर किया है तो ये भी किया है तो इसकी पेमेंट करेंगे, नो, ध्यान रख। सेकंड, जब आप क्लोज करेंगे अकाउंट को, उनके डिफरेंस जो भी होगा उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये मैंने पहले भी बात की थी इसकी। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखिए, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो भी उसका डिफरेंस आएगा उसको बेटा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से शो करेंगे आप, और वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जब आप प्रिपेयर करेंगे उसमें ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ में आती है। जो भी बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा, ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट विल टैली ऑटोमेटिकली। जब आप कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो बेटा ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। अगर वो मैच नहीं हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की हुई है। चेक कीजिएगा, हमेशा टैली करेगा इस रियलाइजेशन में, इसमें डिजिलेशन में। पॉइंट नंबर 5 कहता है गुडविल इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे गुडविल अगर आपके बैलेंस शीट में गिवन है, फर्म की बैलेंस शीट में गिवन है, तो आपने ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर। तो ये एक छोटा सा हमारा समरी थी एक तरह से इस चैप्टर की, फॉर्मेट थे, जर्नल एंट्रीज थी। तो अगली जो वीडियो होगी, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको कैसे अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं तो एंट्रीज कैसे की जाती हैं। बात समझ में आती है। और दूसरा ये है कि अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, फलाना क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के वहाँ पे समझा दिया जाएगा। सही है। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है तो बेटे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व कराएंगे। अगर तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो हमारी क्वेश्चंस की होगी, यही डिजुलेशन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइए।